गाजीपुर के आईटीआई मैदान से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 का बिगुल बजा दिया है। दरअसल इस पूरे कार्यक्रम को लेकर साफ तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश है कि अब भाजपा कमर कस चुकी है, यानी 2024 को लेकर तैयारियों का सिलसिला अब शुरू हो गया है और देश भर में अब ये सिलसिला जारी रहेगा। इसकी शुरुआत काशी से हुई और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन और गलियों में चाय का लुत्फ लेते हुए एक अलग तरह का संदेश देने की भी कवायद शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को यूपी के गाजीपुर से चुनावी शंखनाद कर दिया। जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी भी मौजूद थे। इस मौके पर नड्डा और योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला तो योगी सरकार को नड्डा ने हीरा बताया। नड्डा ने हीरा का मतलब भी समझाया। वहीं पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपने योगी मोदी के लिए सही बटन दबाया। विकास के नए नए आयाम ये सब इसलिए संभव हुए हैं कि आपने दिल्ली के लिए भी, मोदी जी के लिए भी आपने सही बटन दबाया और योगी जी के लिए भी आपने समय पर सही बटन दबाया। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में खड़ी कर दी। वहीं सीएम योगी ने गाजीपुर के मंच से विपक्ष पर कई हमले किए। सीएम ने कहा डबल इंजन की सरकार ने अपराध को खत्म करने का काम किया। अपराधियों पर कैसे लगाम लगाई गई, इसका जीता जागता उदाहरण गाजीपुर है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने पूरी काया ही बदल दी है। विकास की दौड़ में गाजीपुर कहीं पिछड़ने नहीं पाएगा। हर प्रकार की योजनाएं यहां आएंगी। भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार पर विश्वास करिए। सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आप सबको देती है। इससे पहले जेपी नड्डा शुक्रवार को काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों ने बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद दिया और उसके बाद काल भैरव के दर्शन किए। मंदिर से निकलने के बाद दोनों नेताओं ने चाय की चुस्की ली और बच्चों से बात करते भी दिखाई दिए। बीजेपी ने 2024 के आम चुनावों में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी ने विशेष रूप से राज्य की उन 14 सीटों पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्हें वो पिछले लोकसभा चुनाव में हार गई थी। इसमें गाजीपुर सीट पार्टी के लिए काफी अहम है। ऐसे में मुख्यमंत्री की भी जमकर सराहना की और यूपी में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको लेकर भी वादा किया कि अगर गाजीपुर में ये बदलाव की बयार बहती है तो इसका लाभ गाजीपुर को भी मिलेगा। हालांकि देखना होगा कि इन सब चीजों का गाजीपुर की जनता पर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सत्ता के उलट प्रवाह देने वाली गाजीपुर की जनता इस बार क्या मन बना चुकी है। जैसा कि निरहुआ ने कहा कि जहां कमल खिलता है लक्ष्मी की कृपा वहीं होती है। तो क्या गाजीपुर पर लक्ष्मी की कृपा होने वाली है? गाजीपुर से सहयोगी शिवम मिश्रा के साथ जयपाल, जी मीडिया। लोकसभा चुनाव से पहले जनता का मूड भांपने और अपनी बात मजबूती से पहुंचाने के लिए खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मार्च महीने से पूरे प्रदेश को मथेंगे। उनकी योजना सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की है। उपचुनाव नतीजों के बाद अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने 2024 के लिए कूल पॉलिटिक्स छोड़कर नए तेवर अपना लिए हैं। अभी से कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव पर अक्सर कंफर्ट जोन से बाहर न निकलने के आरोप लगते थे, लेकिन उपचुनाव के बाद जिस तरह से वो मैदान में उतरे हैं और हर फ्रंट पर खुद पहुंचकर बीजेपी पर सीधा हमला बोल रहे हैं, उसे उनकी पार्टी के रणनीतिकार शुभ संकेत बता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि अब 24 तक अखिलेश ऐसे ही एक्टिव मोड में रहने वाले हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का भ्रमण करेंगे और जनता को याद दिलाएंगे कि 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादे किए थे, जो बेरोजगार नौजवानों से वादे किए थे, किसानों से, मजदूरों से वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? आदरणीय अखिलेश यादव जी जनता का आह्वान करेंगे कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता उनके बीच में आए तो उनसे जरूर सवाल करे कि उन सपनों का क्या हुआ, उन वादों का क्या हुआ। पार्टी की योजना पहले संगठन को नए सिरे से गठन करना है। इसके तहत जल्दी ही प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कमेटियां बनेंगी।
फ्रंटल संगठन भी नए सिरे से बनेंगे। जानकारी के मुताबिक विधानसभा के बजट सत्र के बाद अखिलेश दौरे का अपना अभियान शुरू करेंगे। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के ऐलान से पहले अखिलेश यादव सभी जिलों की यात्रा का एक दौर पूरा कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी को जवाब देने के लिए सपा ने भी अब 80 लोकसभा सीटों को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव मार्च के बाद तमाम 80 लोकसभा संसदीय सीटों का दौरा करेंगे और वहां पर जाकर रणनीति बनाएंगे। सपा 24 के लोकसभा चुनाव के जरिए बड़ी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, इसीलिए अखिलेश यादव शिवपाल यादव के साथ तमाम मुद्दों पर रणनीति बना रहे हैं। इसमें आरक्षण, जातीय जनगणना समेत तमाम मुद्दों को लेकर जेल भरो आंदोलन शुरू करने की तैयारी, पार्टी संगठन का पुनर्गठन और सपा प्रमुख के प्रदेश व्यापी दौरे भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों के द्वारा सांसद ब्रजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए। इन्हीं सवालों के आरोपों के जवाब देने के लिए सुबह से ब्रजभूषण सिंह शाम होने पर जवाब देने की बात कहते नजर आए। पहलवानों का कुश्ती संघ के बीच चल रहा घमासान तीसरे दिन भी जारी है। पहलवान अड़े हैं कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दें और कुश्ती महासंघ को खत्म करके नया संघ बनाया जाए। खिलाड़ियों ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भी चिट्ठी लिखकर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत की है। पहलवानों और सरकार के बीच भी लगातार बातचीत हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार जांच होने तक ब्रजभूषण शरण सिंह को संघ से अलग रहने का आदेश दे सकती है, लेकिन उन्हें तुरंत हटाना संभव नहीं है। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी इसी मसले पर शाम 6 बजे इमरजेंसी मीटिंग की। इस पूरे मामले पर पहलवानों का रुख साफ है, तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के बदले उनके बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बेटे प्रतीक सिंह ने कहा कि पापा हर सवाल का जवाब 22 जनवरी को देंगे। माननीय सांसद जी ने फैसला लिया था अपने सभी बंधुओं के साथ मिलकर कि जब तक हमारी एनुअल जनरल मीट जो कि 22 को नहीं हो जाती, तब तक हम औपचारिक रूप से अभी हम मीडिया के सामने हम अपना बयान नहीं देना चाहते। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। खिलाड़ी ब्रजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे पर अड़े हैं। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। गेंद अब पूरी तरह से सरकार के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन शाम होने पर ब्रजभूषण सिंह गायब रहे। उनके बेटे विधायक प्रतीक भूषण सामने आए और उन्होंने बताया कि आने वाले 2 दिनों के बाद ही ब्रजभूषण सिंह इन तमाम सवालों पर जवाब देंगे। कैमरामैन आरबी चौरसिया के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, गोंडा। मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों को लेकर अब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और यूपी मदरसा बोर्ड आमने सामने आ गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निशाने पर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने यूपी मदरसा बोर्ड को आड़े हाथों लिया। सुचिता चतुर्वेदी ने कहा कि यूपी मदरसा बोर्ड को इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए। हम उनसे कोई मदद नहीं मांग रहे हैं, न ही उनकी परमिशन की जरूरत है। उन्हें कानून उठाकर पढ़ना चाहिए और अपनी मानसिकता को ठीक करना चाहिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये कह रहा है कि ऐसे बच्चों को वहाँ से हटाया जाए, ऐसे गैर मुस्लिम बच्चों को वहाँ से हटाया जाए जो कि 12C के अंतर्गत जिनको शिक्षा मिल सकती थी। राइट टू एजुकेशन एक्ट का 12C है, उसके तहत उनको अच्छे स्कूलों में शिक्षा दी जा सकती है। तो वो क्यों ऐसे मदरसे में जाकर शिक्षा लें जहाँ पर इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है। दरअसल यूपी मदरसा शिक्षा परिषद ने बुधवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उस सिफारिश को खारिज कर दिया जिसमें आयोग ने ऐसे सभी मदरसों की जांच के लिए कहा था जो गैर मुस्लिम बच्चों को दाखिला देते हैं। मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का प्रवेश अन्य विद्यालयों में कराए जाने की भी सिफारिश आयोग ने की थी। आयोग ने ये पत्र सभी राज्यों को भेजा था। आयोग की इन्हीं सिफारिशों को मदरसा बोर्ड ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बाल आयोग और मदरसा बोर्ड के बीच घमासान मचा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों यूपी सरकार के निर्देश पर मदरसा शिक्षा बोर्ड ने
मदरसा संस्थानों का सर्वे कराया। मदरसा संस्थानों में शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए योजना तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार मदरसा संस्थानों की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए जल्दी ही कोई नीति ला सकती है, लेकिन कई मौलाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां एक तरफ बाल आयोग की मांग को यूपी मदरसा बोर्ड ने सिरे से खारिज कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बाल आयोग ने मदरसा बोर्ड को नियम पढ़ने की हिदायत दे दी है। उनका कहना है कि उन्हें मदरसा बोर्ड से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों को इस्लामिक कल्चर अपनाने नहीं देंगे। यासिन दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंडित केशीनाथ त्रिपाठी की 13वीं कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने केशीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री के साथ ही यूपी सरकार के मंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने भी शिरकत की। वहीं केशीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि देने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व राज्यपाल केशीनाथ त्रिपाठी उनके बड़े भाई की तरह थे। उनका निधन पार्टी के साथ ही उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं उनको पूर्व गवर्नर के रूप में अथवा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं देखूंगा अथवा पूर्व मंत्री। लहर को देखते हुए सभी परिवारों को हीटर और अलाव की पूरी मदद की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिए कि जोशीमठ के प्रभावित इलाकों के लोगों को पुनर्वास और जरूरी इंतजामों के लिए कितनी धनराशि की जरूरत होगी, इसका गहनता से आकलन हो। डीएम चमोली से लगातार समन्वय रखकर और स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही आकलन किया जाए। सीएम धामी ने यह भी निर्देश दिया कि जो लोग पुनर्वास करेंगे उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने की योजना भी बने। इससे पहले गुरुवार को भी सीएम धामी ने जोशीमठ को लेकर समीक्षा की थी। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब तक जोशीमठ में मकानों में आई दरारों और राहत बचाव कार्य को लेकर जानकारी दी और बताया कि जोशीमठ में आज की स्थिति क्या है। भवनों की संख्या जिसमें दरारें दृष्टिगत हुई है उसकी संख्या 863 हो गई है। कल 849 हमने बताया था, 849। जो वार्ड है 4 असुरक्षित, वो पहले बता दिया गया है। जो असुरक्षित क्षेत्र में जो 4 वार्ड हैं उसमें घरों की संख्या 181 है। जो डिस्चार्ज हो रहा था जेपी कॉलोनी में पानी का, वो 150 एलपीएम से बढ़ी है, 250 एलपीएम हो गई है। दरअसल चमोली के जोशीमठ के मकानों में दरारों का सिलसिला जारी है। मकानों में दरार अभी भी रुक नहीं रही है। ऐसे में ये आंकड़ा 1000 के करीब पहुंच गया है। ऊपर से जोशीमठ में बर्फबारी से राहत और बचाव के कामों में दिक्कत आ रही है। इस वक्त प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती मौसम बन रहा है। जहां एक तरफ जिन घरों में दरारें पड़ी है उनकी संख्या बढ़ रही है, तो वहीं जेपी कॉलोनी से निकलने वाले वाटर डिस्चार्ज में भी बढ़ोतरी आंकी गई है। हालांकि फिलहाल प्रशासन की टीमें लगातार मुस्तैद है और ये कोशिश की जा रही है कि जो राहत कार्य है वो पूरी तेजी के साथ चले। कैमरा सहयोगी संदीप बडोला के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून।